हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा होने वाला है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मैंने काफी बच्चों से नोटिस किया है कि काफी बच्चों को यूनिट जो हमारी थर्ड है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में, उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है। तो इन तीनों चैप्टर्स को हम बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। इन चैप्टर्स में एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हमारे पास सबसे पहला होगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, आप इसको लिख सकते हो। थर्ड है हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन, फोर्थ है हमारे पास सेविंग फंक्शन एंड फिफ्थ होगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन। वन बाय वन हम अपने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है हमारे पास वो बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहले हम समझते हैं एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एग्रीगेट डिमांड होती है एक इकोनॉमी के अंदर होने वाली सभी लोगों की डिमांड को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक डिमांड। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने बात करी एक इकोनॉमी के अंदर होने वाली, मान लो ये इकोनॉमी है। चलो पहले ये एक इकोनॉमी है, ठीक है, एक सर्कल एक इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर है, ऑल सेक्टर, जितने भी सेक्टर है, वो सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? वो सेक्टर हाउस होल्ड हो सकता है, वो सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, वो सेक्टर हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गई, गवर्नमेंट हो गई, और वो सेक्टर हो गया फॉरेन सेक्टर। तो जितने भी सेक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो फर्म है, चाहे वो हाउस होल्ड है, चाहे वो गवर्नमेंट है, सभी सेक्टर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने का प्लानिंग किया है, सभी एक इकोनॉमी के अंदर सभी सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो फर्म सेक्टर हो, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एक इकोनॉमी के अंदर सभी ने मिलाकर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए प्लानिंग कराया है एक गिवन इनकम पर, मतलब जितनी इनकम है उतनी ही इनकम पर खरीदने का प्लानिंग किया है, और वो भी एक पीरियड में, एक अकाउंटिंग ईयर में। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो सिंपल सी बात, अब हम अगर उसको डेफिनेशन का फॉर्म दे दे, मैं डेफिनेशन की फॉर्म से पहले एक बार समझाता हूं। एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी सभी सेक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे हाउस होल्ड, चाहे वो गवर्नमेंट हो, उन सभी ने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने का प्लानिंग किया है एक गिवन इनकम पे, मतलब जिसकी जितनी इनकम है उस इनकम पर, गिवन इनकम पर खरीदने का प्लानिंग करा है, वो भी एक पीरियड के अंदर। उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड हमने इसलिए बोला क्योंकि उसके अंदर सभी सेक्टर की क्या आ गई है? डिमांड आ गई है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड को अब हम एक मीनिंग दे देते हैं। हमने एग्रीगेट डिमांड को मीनिंग दिया कि एग्रीगेट डिमांड क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट, फर्म, हाउस होल्ड या गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर सभी ने मिलकर एक इकोनॉमी के अंदर आर प्लानिंग टू बाय एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर। हमने ये बोल दिया ना, इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। जो मैंने समझाया था कि एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर हैं, वो जितने भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की खरीदने का प्लानिंग करते हैं एक गिवन इनकम पर और एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। अगर दोबारा से मैं सरल भाषा में बोलूं तो एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर हैं
सभी सेक्टर जितने भी खरीदने का प्लानिंग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। सो अब इससे एक पॉइंट निकल के आया कि एग्रीगेट डिमांड में हमारे पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने डिसाइड करा यहां पर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड को हमने क्या कहा, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइवेट लोग कंजम्पशन करेंगे, दूसरा प्राइवेट लोग कंजम्पशन करेंगे, दूसरा करेगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है, तीसरा कह रहा है गवर्नमेंट खर्चा करेगी। अब जो एक पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बड़े ध्यान से देखना, पहले हमने बताया था प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको कहा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो है ऑल प्राइवेट फर्म्स का, प्राइवेट फर्म्स, मतलब देखो कंजम्पशन अलग होता है और इन्वेस्टमेंट अलग होती है। कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन आपको जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है जो आपकी फ्यूचर में इनकम जनरेट करता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट। बट अगर हम बात करेंगे जब गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दोनों चीजें इंक्लूड है, इसमें कंजम्पशन भी इंक्लूड है, प्लस में इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है। मतलब प्राइवेट के लिए दोनों अलग अलग कर दिए, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में हमने खुद इंक्लूड करना है दोनों को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को। एंड फाइनली नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मींस जितना भी हमने बाहर एक्सपोर्ट करा है और जितना भी बाहर से इंपोर्ट करा है, जो उसका नेट आएगा उसको कहेंगे नेट एक्सपोर्ट। जैसे सिंपल सा, मैंने बाहर 500 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं और 300 करोड़ के गुड्स इंपोर्ट करे हैं, तो नेट मैंने क्या करा है, नेट मैंने 200 करोड़ का क्या करा है, 200 करोड़ का मैंने नेट एक्सपोर्ट करा है, ठीक है। सो आई होप ये आपको नेक्स्ट नेट इंपोर्ट समझ में आ गया होगा। सो अब हम बात करते हैं कि देखो वैसे तो हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर है, बट जब अभी हम 12th क्लास में है, तो 12th क्लास में हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल को स्टडी करेंगे एग्रीगेट डिमांड के अंदर, ठीक है। ऑल्दो एग्रीगेट डिमांड में 4 सेक्टर होते हैं, बट हमें स्टडी करना है 12th क्लास में, क्योंकि अभी हम छोटी क्लास में है, तो हमें 2 सेक्टर मॉडल को स्टडी करना है। और 2 सेक्टर मॉडल को भी किस किस को, सबसे पहले मैं छोटी छोटी सी कुछ और चीज भी आपको बता देता हूं, कुछ और चीजें भी बता देता हूं, जैसे कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, किससे, सी से। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं आई से, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं जी से, और नेट एक्सपोर्ट को हम डिनोट करते हैं एक्स माइनस एम से, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो किसका सम होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। इन चारों का सम होता है एग्रीगेट डिमांड। बट क्योंकि हमें क्या स्टडी करना है, हमें एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है, 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट। हमें सिर्फ अपने आप को लिमिटेड रखना, सीमित रखना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यही मैंने आपको बताया, इवन ऑल्दो एग्रीगेट डिमांड हैज 4 कंपोनेंट्स, वी नीड अज्यूम दैट देयर इज क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी है तो नेट एक्सपोर्ट नहीं है, सिर्फ ये 3 चीजें हैं, सी प्लस आई का मतलब इन 3 चीजों को लिया है, मतलब कंजम्पशन चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट का हो, इन्वेस्टमेंट चाहे वो गवर्नमेंट की चाहे वो प्राइवेट का हो, तो सिर्फ हमने सी प्लस आई 2 सेक्टर मॉडल लिया है, ठीक है। क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं हमारी इकोनॉमी क्लोज है, तो हमारे पास सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब हम जो इसको ना टेबल और डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, किससे, टेबल से और डायग्राम से। पहले मैं आपको टेबल बनाऊंगा उसको समझाऊंगा, देन मैं आपको डायग्राम से उसको समझाऊंगा, और फिर उसके कुछ जो कंक्लूजन निकलेगा उसको हम स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो हमने बात करी इनकम, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इनकम 0 से 100, 200, 300, 400, 500, 600, इनकम कैसे बढ़ रही है आपकी, 0, 100, 200, 300, 400, 500।
कंजम्पशन देखो, कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन आपके अगर आपकी इनकम जीरो भी है ना तो भी आपकी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। बट हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट है सेम, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, सेम है, ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, सेम है, ठीक है। ये अगर हमें पता है, क्योंकि हम एडी टू सेक्टर मॉडल को लेकर चल रहे हैं, तो अगर ये इनकम है, ये कंजम्पशन है, ये इन्वेस्टमेंट है, तो अगर मुझे एग्रीगेट डिमांड निकालना है, क्योंकि टू सेक्टर इकोनॉमी है सी प्लस आई, तो मैं क्या करूंगा, सी प्लस आई मतलब 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140, 200 प्लस 20 220, 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 20 380, 440 प्लस 200, ऐसे कर करके मैं अपने क्या निकालूंगा, मेरे पास एडी सम ऑफ सी प्लस आई आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम डायग्राम पे देखते हैं। हमें पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। सो ये आपकी इनकम है, ये क्या है, आपकी इनकम, और ये है आपका एग्रीगेट डिमांड, मतलब ये एग्रीगेट डिमांड है, जितने भी डिमांड है एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। सो एक बात बताओ, हमने क्वेश्चन में क्या लिया है, एग्रीगेट जो इन्वेस्टमेंट है हमारी वो क्या है, वो हमारी कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर रखा है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। कंजम्पशन हमारा 40 है, कंजम्पशन देखो अगर ये 20 है तो ये 40 है, मतलब ये 20 है तो ये 40 है, क्योंकि इससे 20 ज्यादा है, तो सी को मैंने इससे 20 ज्यादा है। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखना, जो इतना पार्ट है, जो सी का स्टार्टिंग है 0 से लेकर सी तक, जो भी कंजम्पशन होगा उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, मतलब आपकी इनकम जीरो पे जितना आप खर्च कर रहे हो, जीरो इनकम पर आपने जो भी खर्च करा, फॉर एग्जांपल 40 खर्च करा, तो ये होती है आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको डिनोट करते हैं सी बार से, किससे डिनोट करते हैं, सी बार से, इसी को हमने क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये स्टार्ट है आपका एडी, एडी तो आपको पता है ये क्या है, सी प्लस आई, तो सी प्लस आई का मतलब ये हमेशा जो गैप होगा, ये हमेशा जितना भी गैप होगा, ये आप लोगों को पता है कितने का गैप होगा, ये 20 का गैप होगा, क्योंकि इसमें जो आई का फैक्टर है वो कांस्टेंट है, क्योंकि देखो इसमें और सी और एडी में किसका फर्क है, सिर्फ 20 का, इसमें और इसमें 20 का फर्क है, तो ये हमेशा इसके क्या चलेगा, जो सी और एग्रीगेट डिमांड है वो हमेशा पैरेलल चलेगा, कैसे चलेगा, हमेशा पैरेलल चलेगा। सो दोबारा से एक बार समझते हैं, जो आई होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, जो सी है कंजम्पशन कर्व है वो अपवर्ड कंजम्पशन कर्व है, जो एडी है वो भी अपवर्ड कंजम्पशन कर्व है, और एडी और सी हमेशा पैरेलल होंगे, क्योंकि जो इसका डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल होगा, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट का सम होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट ऐड करके हमने एडी का सम निकाला है। सो ये आपको समझ में आ गया है, ओके। अब हम एक चीज देखते हैं, अब हम इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट हमने बताया एडी इक्वल टू सी प्लस आई। हमने ये अज्यूम करा है कि यहां पर सिर्फ दो फंक्शन है, एक तो कंजम्पशन है और एक क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई की हमने अज्यूम करा है, यहां पर सिर्फ दो फंक्शन है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। देखो कह रहा है जब आपकी इनकम जीरो है ना, इनकम यहां पर होगी तब भी आप खर्चा कर रहे हो, जीरो पे आपने कितने का खर्चा करा, 40 का। हम इसको यहां से भी देख सकते हैं, हमारी इनकम जीरो है, उसके बाद भी हमने 40 रुपए कंज्यूम करे, इसी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव कंजम्पशन व्हेन इवन इनकम लेवल इज जीरो। जब आपकी इनकम कुछ भी नहीं होगी तो भी आप कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे, बेशक आपको वो उधार लेकर करना पड़ जाए, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव सेविंग, जिसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेविंग, ठीक है। सो अब थर्ड पॉइंट है, कह रहा है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। हमेशा याद रखना जो कंजम्पशन कर्व का स्लोप होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोप होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपका कंजम्पशन क्या होगा, भाई इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब हमारा चौथा पॉइंट है स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो ये पैरेलल टू
देखो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट हमारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम फिफ्थ पॉइंट को देखें तो फिफ्थ पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व। देखो जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व होगा ना वो सी प्लस आई होगा। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व क्या होगा? एडी कर्व जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सी प्लस आई कर्व, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का जो सम होगा ना वही क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारे पास एडी का। भाई एडी का स्टार्टिंग पॉइंट है सी प्लस आई, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो यही मेरा क्या है? 60 स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड लास्ट वन क्या रहा है? स्लोप ऑफ एडी कर्व। जो स्लोप ऑफ एडी कर्व होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका कर्व भी क्या होगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारा एग्रीगेट डिमांड या एडी कर्व भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी को हमने कहा पॉजिटिव कर्व होगा। जैसे कंजम्पशन का कर्व पॉजिटिव है वैसे ही एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम टाइम में हमने अपने जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम से 12th के उस पर्पस के हिसाब से हमने बहुत फास्ट किया है। नाउ डिस्कस वी विल आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम जो अपना दूसरा टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा होने वाला है एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल सी बात, इसको भी एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। जैसे मान लो इस बॉक्स के अंदर हम समझते हैं इसको, एक इकोनॉमी है, ये हमारी क्या है? ये हमारी सर्कुलर इकोनॉमी है, ठीक है। इस इकोनॉमी के अंदर जितने भी सप्लायर हैं, ऑल सप्लायर, जितने भी सप्लायर एक इकोनॉमी के अंदर सप्लाई करने के लिए क्या है? प्लानिंग कर रहे हैं, ये सप्लाई करना चाहते हैं, या मतलब एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी सप्लायर हैं, जितने भी सप्लायर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करना चाहते हैं एक पीरियड के अंदर, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। दोबारा समझते हैं, एक इकोनॉमी के अंदर सभी सप्लायर मिलकर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करना चाहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं। दूसरा वर्ड या तो हम सप्लाई बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? या प्रोड्यूस करना चाहते हैं एक पीरियड के अंदर, एक पीरियड के अंदर। और वो पीरियड हमेशा क्या होता है? उस पीरियड को हम हमेशा लेते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। जनरली यही पीरियड होता है एक अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड भी यही होता है और अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग ही अब हम अपना नेशनल एग्रीगेट सप्लाई लेते हैं। तो एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी सप्लायर हैं, जितने भी सप्लायर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, सप्लाई करते हैं एक पीरियड के अंदर, उसको कहते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई। सो आई होप एग्रीगेट सप्लाई, अब मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया, आप उसको रीड कर लेते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई होता है, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियस सी बात है, हम फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं, तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all the producer are willing to supply या willing to produce in an economy in a given period of accounting year। एक accounting ईयर के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर ने टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे, उसी को हमने क्या कहा? एग्रीगेट सप्लाई। अब एक बात ध्यान से समझना, जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होगी ना वही हमारा नेशनल इनकम होगा। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है? एग्जांपल के साथ समझाता हूं, इसको मैं रफ करता हूं। देखो कैसे, एक इकोनॉमी में ये मानकर चलो, छोटा सा एग्जांपल लेके, एक इकोनॉमी के अंदर अगर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, एक पूरी इकोनॉमी के अंदर, इस पूरी इकोनॉमी के अंदर अगर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, ये इकोनॉमी है, इकोनॉमी, इस इकोनॉमी के अंदर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है और एक गुड्स का प्राइस है 100 रुपीज, तो हम ये बोलेंगे हमारी जो नेशनल इनकम है वो कितनी है? 10,000। ये समझाने के लिए था एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है? तो इसलिए हम लोग भाई जितना एग्रीगेट सप्लाई हुआ, जितनी वैल्यू का, जितनी मनी वैल्यू का
10,000 मनी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, ये सप्लाई है, यही हमारा एग्रीगेट सप्लाई है और यही हमारा नेशनल इनकम है। हम बोलेंगे 10,000 का हमारा एग्रीगेट सप्लाई हुआ है और 10,000 की ही हमारी क्या है, नेशनल इनकम, क्योंकि एक इकोनॉमी में जितना भी प्रोड्यूस होगा उतनी ही तो इनकम जनरेट होगी। 10,000 की इनकम गुड्स एंड सर्विसेज का इनकम एग्रीगेट प्रोड्यूस हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज, और इतना ही इनकम भी जनरेट हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया 100 into 100 का अगर 10,000 का हमारा एग्रीगेट सप्लाई करा है तो यही तो इनकम भी होगी। यही तो, अगर मैंने गुड्स सप्लाई करा है, जितने भी सप्लायर उनकी उतनी ही इनकम होगी और उसी इनकम को वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सर्कुलेट करेगा। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है, एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं, हम एक छोटा सा टॉपिक देखो, आपका जितना भी इनकम होगा या एग्रीगेट सप्लाई होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, y इक्वल टू एस, मतलब एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर हुआ, y मीन्स इनकम के बराबर हुआ। इनकम को हम हमेशा कैसे डिनोट करते हैं, y से। तो अगर y इनकम के दो पार्ट होते हैं, इनकम को या तो आप क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, या फिर क्या करोगे, सेव करोगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मान लो आपकी 100 रुपीज की क्या है, इनकम है, 100 रुपीज आपकी इनकम है, या तो आप कंज्यूम, मान लो आपने 70 रुपए कंज्यूम कर लिया तो 30 रुपए आप क्या करोगे, सेव करोगे। इसलिए हमने क्या बोला, y इक्वल टू C प्लस एस। ठीक है, वापस से 100 रुपए इनकम है, अगर मान लो आपने अगर 80 रुपए खर्च कंज्यूम कर दिए तो अब सेव कितना करोगे, 20 रुपीज। तो एक कंक्लूजन निकला कि y इक्वल टू क्या होता है, CS। तो y इक्वल टू CS होता है और y इक्वल टू क्या होता है, AS भी होता है। तो AS इक्वल टू भी C प्लस एस। तो हम कह सकते हैं y इक्वल टू AS इक्वल टू C प्लस एस। सो ये एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको ग्रामेटिकल जो डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी देखेंगे यस, और टैबुलर फॉर्म में भी देखेंगे। तो आओ सबसे पहले टैबुलर फॉर्म में देखते हैं। मान लो आपकी इनकम थी 0 से बड़ी 200, 200, 300, 400, 500, 600। तो मुझे बताओ क्या आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा? यस, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, जब आपकी इनकम कम होगी और खर्चे ज्यादा होंगे तो सेविंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव सेविंग। भाई आपने इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो नेगेटिव सेविंग हो जाएगी ना। क्योंकि हमें पता है, अगर हमारे को एक फॉर्मूला पता है, देखो एक फॉर्मूला इससे एक और निकलता है, एक फॉर्मूला इससे निकलता है, अगर y इक्वल टू C प्लस एस है, ठीक है, तो सेविंग निकालना तो मैं क्या करूंगा, y माइनस C इक्वल टू एस। सेविंग कैसे निकल जाएगा, इनकम में से अगर खर्चे माइनस कर दूंगा, अगर 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 माइनस 200 इक्वल टू 0। मतलब इसी फॉर्मूले से y इक्वल टू C प्लस एस के फॉर्मूले से हमने s की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो s की वैल्यू में s निकाल लेंगे। अब हमें पता है as क्या होता है, as होता है C प्लस एस। क्या होता है, C प्लस एस। अब हमें पता है C है 40 प्लस, बट सेविंग माइनस 40 है, तो 40 माइनस 40 ये क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस 40 0। अब 120, क्योंकि ये अभी माइनस में चला है, 120 माइनस 20, मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। जैसे क्या हुआ, 40 और ये माइनस का 40 था, तो ये क्या होगा, 0। ऐसे ही 120 माइनस 20, वैसे तो प्लस होगा बट ये माइनस की वैल्यू तो उसको माइनस कर देगी। अब 200 प्लस 0, 280 प्लस 20, 360 प्लस 40, 440 प्लस 60, 520 प्लस 80। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, एस। और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जो इनकम है वही क्या होगा, एस। इनकम और एस क्या होगा, बराबर होगा। ये भी 100, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये भी 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो इससे हमें एक चीज पता चल गई है कि जो हमारा y है वो किसके बराबर होगा, as के बराबर होगा, और s किसके बराबर होगा, c प्लस एस के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं c प्लस एस किसके बराबर होगा, y के इक्वल होगा। तो आई होप आपको हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट
जो कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई था वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा कंजम्पशन फंक्शन, या जिसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड सेविंग फंक्शन, जिसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं इसको अलग अलग करके ना कराकर इनको एक कंपैरिजन में कराऊं, ताकि आपको ये जो कंजम्पशन फंक्शन है और सेविंग फंक्शन है ताकि और बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। सो हम इसको कंपैरिजन करके अगर स्टडी करेंगे तो हमें बहुत इजी होने वाला है, अदरवाइज तो ये तब भी इजी होता, बट अब ये उससे ज्यादा इजी होने वाला है। तो सबसे पहले समझेंगे कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है या सेविंग फंक्शन क्या होता है, फिर उसका टेबल देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंस ऑब्जर्वेशन होगी उसको हम स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, कंजम्पशन फंक्शन होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। जो भी इनकम और कंजम्पशन में रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशन है, उसको कहते हैं हम कंजम्पशन फंक्शन। हमको पता है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारा कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसके ही फंक्शनल रिलेशन को हमने क्या बोला, कंजम्पशन फंक्शन। देखो, कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, C इक्वल टू F ब्रैकेट Y, C इक्वल टू F ब्रैकेट Y, जहां पर C का मतलब होता है कंजम्पशन, Y का मतलब होता है नेशनल इनकम, और F का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशन। और हमें पता है जैसे जैसे हमारे पास यहां पर इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे ही सेम अगर हम बात करें सेविंग की, तो सेविंग क्या है, सेविंग भी हमारा एक फंक्शनल रिलेशन है। किस किस के बीच में, इनकम या नेशनल इनकम के बीच में और सेविंग के बीच में। तो सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, S इक्वल टू F ब्रैकेट में Y, जहां पर S का मतलब है सेविंग, Y का मतलब है नेशनल इनकम, एंड F का मतलब है फंक्शनल रिलेशन। ठीक है, सो दोनों का आपको समझ में आ गया कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है और सेविंग फंक्शन होता है। जैसे हमारा इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है, वैसे ही हमारा इनकम बढ़ने से, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे अगर आप देखोगे हमारा सेविंग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट मींस इनकम और कंजम्पशन, इनकम और सेविंग दोनों के बीच में, मतलब इनकम का कंजम्पशन के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम का सेविंग के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन है। सो आई होप आपको ये पॉइंट तो समझ में आ गया। अब मैं इसको टेबल से समझाता हूं। देखो, आपका जैसे इनकम बढ़ रहा है 0, 200, 300, 400, 500, 600, आपका कंजम्पशन भी 40, 20, 200, 120, 200, 280, 360, 440। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें आगे चलकर देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। आपकी इनकम 0 है बट फिर भी आपका कंजम्पशन होगा। अब आप सोचोगे इनकम है नहीं तो हम कंजम्पशन कैसे करेंगे, तो आप मुझे बताओ, क्या आपकी इनकम नहीं है तो आप खाना छोड़ दोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। तो जब आपकी इनकम 0 होगी आप खाना नहीं छोड़ोगे, आप फिर भी कुछ ना कुछ खाओगे, उसी को कहते हैं हम ऑटोनोमस कंजम्पशन। मतलब वो कंजम्पशन आप किसी से उधार लोगे, मतलब जिसको हम कहते हैं नेगेटिव सेविंग, जिसको क्या कहते हैं, नेगेटिव सेविंग। आप पैसे उधार लेकर फिर ये कंजम्पशन करोगे, इसीलिए इसको हम कहते हैं कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ऑटोनोमस कंजम्पशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे C बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, और इसको C बार की तरह C के ऊपर लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, अब इसका एक बार डायग्राम बहुत ध्यान से देखते हैं। डायग्राम कैसे है, देखो ये हो गया हमारा इनकम, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी लाइन इनकम को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली लाइन वाई एक्सिस की कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करती है। हमें पता है हमारी इनकम 0 से स्टार्ट करती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, 0 डिग्री से स्ट्रेट जाती है इनकम। और वाई इनकम को हम एस भी बोल सकते हैं और C प्लस एस भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट जो कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन कहां से स्टार्ट हुआ, ये
कुछ ना कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा। कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता है, अभी हमने देखा है कंजम्पशन कुछ ना कुछ करेंगे हम, तो ये ऊपर से स्टार्ट होगा ही वाई एक्सिस से स्टार्ट, ऊपर से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन में अगर आप देखोगे, इस पोर्शन के यहां पर ये पॉइंट है जहां पर दोनों इक्वल हो गए हैं, जहां पर सेविंग और कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन और सेविंग बराबर है, जहां पर सॉरी कंजम्पशन और सेविंग नहीं, जहां पे कंजम्पशन और इनकम बराबर है, कंजम्पशन और इनकम क्या है, बराबर है। जहां पर आपका कंजम्पशन और इनकम बराबर होगा वो होगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट, वो क्या होगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। और यहां पर हम बता सकते हैं सेविंग जीरो है। एक बार बताओ, जब आपकी इनकम 100 रुपए है और आपने पूरा का पूरा खर्च कर दिया, 100 का 100 खर्च कर दिया, तो आपकी सेविंग कितनी हो गई, अंडा, जीरो। तो यहां पर जीरो मतलब जब ये दोनों बराबर होंगे तो उस पॉइंट को बोला जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, और वहां पर हमारी सेविंग क्या होगी, जीरो। इससे लेफ्ट साइड में यहां पर जब इनकम कम है खर्चे ज्यादा है, अगर आप देखोगे यहां पर हमारी कंजम्पशन की लाइन ऊपर है और इनकम की लाइन नीचे है, मतलब जब खर्चा ज्यादा है इनकम कम है तो उसको बोला हमने डिस सेविंग। ऑब्वियस सी बात है, मेरा खर्चे ज्यादा है, खर्चा है 100 रुपए का, इनकम है 80 रुपए की, तो 20 रुपए मतलब डिस सेविंग। और इसके पॉइंट के अगर उस तरफ जाएंगे तो मेरी इनकम ज्यादा है, अगर आप देखोगे इनकम की लाइन ऊपर है और सेविंग की लाइन क्या है, नीचे है, तो इसको कहते हैं डिस सेविंग, क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा है और खर्चा मेरा कम है। जैसे 100 रुपए इनकम है और खर्चा कर रहा हूं मैं 50 रुपए, तो 50 रुपए मेरी क्या है, सेविंग। तो आई होप ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन नोटिस करवा लेता हूं, आपके पॉइंट्स आपकी नजर में आ रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, हमेशा कंजम्पशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, वाई एक्सिस, क्या होगा, वाई एक्सिस। और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपका कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगा। दोबारा से नोटिस करते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा कंजम्पशन कर्व का वो वाई एक्सिस पर होगा, वो वाई एक्सिस पर होगा, और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व हमेशा अपवर्ड और पॉजिटिव होगा। देखो अपवर्ड का मतलब ऊपर जा रहा है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर। तीसरा पॉइंट, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। अगर आपकी इनकम कंजम्पशन से कम है तो उसको कहेंगे डिस सेविंग। हमने देखा ये क्या है, इतना पोर्शन यहां से इधर वाला पोर्शन, ये इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है, तो इसको हमने बोला डिस सेविंग। हमने यहां पर भी दिखाया, इसको क्या बोला हमने, इसको बोला हमने डिस सेविंग। फिर कह रहा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, जहां पे कंजम्पशन और इनकम हमारा इक्वल है उसको कहा हमने ब्रेक इवन पॉइंट, और वहां पे सेविंग क्या होगा, सेविंग होगा हमारे पास जीरो। ठीक है, और इससे नेक्स्ट, व्हेन इनकम इज मोर देन सेविंग। व्हेन इनकम इज मोर देन सेविंग, जहां पर इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन, व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, जहां पर कंजम्पशन हमारी कम है इनकम हमारी ज्यादा है, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव सेविंग या सेविंग, जो कि हमारा ये है। सो आपने इसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देख लिया है और आपको कंजम्पशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब इसके कंपैरिजन में हम इसके टेबल पे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखना इसका टेबल। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, एंड उसी के साथ साथ आपका जो सेविंग कर्व है वो भी बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगी। आप देख रहे हो जीरो इनकम थी, 40 रुपए आपकी कंजम्पशन है, तो सेविंग क्या होगा, -40, क्योंकि हमें पता है एक फॉर्मूला है y, अगर y इक्वल टू सी प्लस एस है, अगर y इक्वल टू सी प्लस एस है तो s क्या हो जाएगा, मतलब मैं क्या करूंगा, c को इक्वल टू किधर ले आऊंगा तो ये माइनस में होगा, तो y माइनस सी इक्वल टू एस। तो यही मैंने करा है, y माइनस सी इक्वल टू एस होता है, तो y माइनस सी मतलब 0 माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 माइनस 200 0, 300 माइनस 280 0। तो सेविंग कर्व आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर हम इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। सबसे पहले आप देखोगे जो हमारा सेविंग है वो नेगेटिव है,
और आपको पता है इस ये जो जीरो होता है, जीरो से नीचे जो होता है वो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, और यहां से ऊपर इस पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। सबसे पहले हमारा जो सेविंग है वो नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव से स्टार्ट करा है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा क्या होगा, सेविंग बढ़ेगा। जो ये पॉइंट है यहां पर, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये कंजम्पशन ज्यादा थी तो हमारी सेविंग्स क्या है, नेगेटिव, तो इसी को हमने बोला डिस सेविंग। यहां पर क्या है, यहां पर सेविंग जीरो है, सेविंग जीरो, तो इसी को हमने क्या बोला, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। और उसके बाद हमारी इनकम क्या होगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी जो सेविंग्स है वो भी बढ़ेगी, इसको हमने बोला पॉजिटिव सेविंग या सेविंग्स। सो आई होप आपको ये सेविंग कर्व और सेविंग शेड्यूल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को हम देख लेते हैं एक बार। सेम जैसे वहां था, जो सेविंग कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। देखो ये सॉरी वाई एक्सिस से ही तो स्टार्ट हो रहा है, जो सेविंग कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वाई एक्सिस है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, और जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा सेविंग बढ़ेगा। दूसरा, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव मतलब ऊपर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा हमारा सेविंग भी बढ़ेगा, कंजम्पशन कर्व भी ऐसे ही था। ब्रेक इवन पॉइंट, जब सेविंग जीरो हो जाएगा तो उस पॉइंट को कहेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट। और पॉजिटिव सेविंग क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का जो पॉइंट्स होंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा पॉजिटिव सेविंग्स। ठीक है, सो इस तरीके से, क्योंकि पॉजिटिव सेविंग कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ इनकम ज्यादा हो रहा होगा, कंजम्पशन कर्व है, तो हमारी सेविंग्स पॉजिटिव में पहुंच जाएगी। सो इस तरीके से हमने कंपैरेटिवली बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है और सेविंग फंक्शन क्या होता है। अब हम इनके टाइप पढ़ेंगे वन बाय वन। हमारा टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के टाइप्स देखेंगे, ऐसा ही टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव के हम टाइप देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एक होता है हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक होता है हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा होता है हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसको वन बाय वन समझते हैं। देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, बहुत सिंपल, इट इज अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। मतलब ये रेशियो है किसका, कंजम्पशन का और नेशनल इनकम का। और नेशनल इनकम को हम नॉर्मली इनकम भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या बोला, इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेशनल इनकम। और मैंने इसको एक फॉर्मूले के थ्रू दिखा भी दिया है, एपीसी, शॉर्ट में इसको एपीसी भी बोलते हैं। तो एपीसी इक्वल टू सी अपॉन में वाई, इट इज अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। इसको ही मैंने क्या बोल दिया है, मीनिंग दे दिया है कि एपीसी क्या होता है, कंजम्पशन और इनकम का रेशियो को हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। अब बात करें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिंपल होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। मतलब ये क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। देखो ये आपने एमपीसी का फॉर्मूला देख रहे हो, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी। डेल्टा सी का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में डेल्टा वाई, इट मींस चेंज इन इनकम। तो एमपीसी क्या हुआ, एमपीसी रेशियो होता है किसका, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन नेशनल इनकम। तो आप एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ गए होंगे। अब इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको करते हैं इसके टेबल से, टेबुलर फॉर्म में करते हैं। सबसे पहले हमने देखा जो इनकम है हमारी 0, 100, 200, 300, 400। अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्या बताओ मुझे, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, यस। अगर हमें एपीसी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में वाई। तो हर लेवल पे अगर मैं यहां पर अपने फर्स्ट पॉइंट पे मेरे पास सी है कितना, वाई है 0, 40 अपॉन में वाई। पहले क्या रहेगा, 40 अपॉन में वाई, 40 अपॉन में 0, 40 अपॉन में 0। तो 40 अपॉन में 0 क्या होगा, 40 अपॉन में 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब कोई आंसर नहीं होता। तो पहले पे इन्फिनिटी, दूसरा हो जाएगा हमारे पास सी हमारे पास 120
और अपॉन में 100, तो 120 अपॉन में 100 हमारे पास आ गया 1.2। अब करेंगे सी अपॉन में वाई, 200 अपॉन में 200 कितना होगा, 200 अपॉन में 200 हमारे पास हो गया ये 1, ठीक है। फिर 280 अपॉन में 300, इसका आंसर आ गया 0.933, कितना होगा 0.933, ये हो गया 200 अपॉन में 201 एंड लास्ट वाला 360 अपॉन में 400 0.90। इट मींस हमने बहुत आसानी तरीके से समझ लिया कि एपीसी क्या होता है। भाई एपीसी कुछ नहीं होता, एपीसी होता है सी अपॉन में वाई। हम इस लेवल पे सी की वैल्यू रख देंगे, इसी लेवल पे वाई की वैल्यू रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा। जैसे मैं अपने इस वाले पॉइंट पर जो हमारा सेकंड पॉइंट है उस पे हमारा कंजम्पशन है 120, कंजम्पशन है 120 और इनकम है हमारे पास 100, तो इट मींस हमारा एपीसी इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे हमारा एपीसी होगा 1.2। तो इस तरीके से हम अपना एपीसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम वही बात करें हमारे एमपीसी की। एमपीसी क्या होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इनकम भाई 0, 100, 200, 300, 400। कंजम्पशन क्या होगी 40, 120, 200, 280, 360। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा। अब आप मुझे बताओ इनकम में कितने का चेंज आ रहा है। अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो इनकम में हर बार 100 का चेंज आ रहा है। यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहां पे 0 है। 0 से 100, 100 रुपए, 100 का चेंज, 100 से 200, 100 का चेंज, 200 से 300, 100 का चेंज, 300 से 400, 100 का चेंज। तो आप देखोगे हर लेवल पे 100, 100, 100 का ही चेंज हो रहा है। तो हमने चेंज इन इनकम को, जो कि हम डेल्टा वाई भी लिखते हैं, उसको हमने लिखा 100, 100, 100, 100। अब हम चेक करते हैं डेल्टा सी या चेंज इन कंजम्पशन या चेंज इन सी। 40 से 120 हुआ, कितने का डिफरेंस आया, पहले तो डैश, दूसरा 40 से 120 हुआ तो 80 का चेंज आया, फिर 120 से 200 हुआ तो 80 का चेंज आया, फिर 200 से 280 हुआ तो 80 का चेंज आया, फिर 280 से 360 का चेंज, 280 से 360 हुआ तो 80 का चेंज आया। तो हमने भाई अब हमें फॉर्मूला क्या लगाना है एमपीसी का। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो यहां पर आप हर लेवल पे डेल्टा सी 80 है और हर लेवल पे डेल्टा वाई 100 है। तो अगर आप 80 अपॉन में 100 करोगे, जो कि हमारा फॉर्मूला यही है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो हर लेवल पे आपका आंसर कितना आएगा 0.8। कितना आएगा 0.8। वो कोई भी लेवल हो, क्योंकि हर लेवल पे हमारा इनकम में चेंज हो रहा है 100 का और हमारे पास कंजम्पशन में चेंज हो रहा है 80 का। तो आपने इसको टेबुलर फॉर्म में भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसकी। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया जिसको हम इनकम डिनोट करते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारी कंजम्पशन है, ये हमारी क्या है कंजम्पशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया, ये कंजम्पशन लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, कंजम्पशन लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। ये पॉइंट लिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारी कंजम्पशन है और इतनी हमारी इनकम है। ये हमारी क्या है, ये इनकम है, क्योंकि ये इनकम लाइन को ड्रॉ कर दिया तो ये हमारी इनकम है और ये हमारा क्या है, ये हमारा कंजम्पशन है। तो हमने इसको और इसको मिला दिया, एक लाइन ड्रॉ करके इसको क्या करके मिला दिया। तो हमने देखा ये हमारा क्या है, ये हमारी इनकम। तो इनकम वाई की जगह, वाई की जगह क्या लिख दिया मैंने, ओ वाई, ओ वाई। ये भी मेरी क्या है, ये मेरी इनकम है, ठीक है। ये मेरे लिए क्या है, ये यहां से यहां तक इनकम है। तो इनकम को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 0 वाई से। और ये मेरे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, कंजम्पशन है, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कंजम्पशन को 0 एन से। तो 0 एन अपॉन में 0 वाई, ये मेरा क्या हो गया एपीसी का फॉर्मूला विद डायग्रामेटिक, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने सेकंड डायग्राम की तरफ चलते हैं। वही सबसे पहले ये हमारी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इनकम को। ये वाली लाइन हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंजम्पशन को। सबसे पहले हमने वही वाली लाइन ड्रॉ करी थी जो हमारी लाइन है। सबसे पहले हमारे पास ये होगा, ठीक है, ये वाली लाइन होगी, ये और ये होगी, ठीक है। अब हमने क्या करा, चेंज करा है। इनकम में मेरे पास ये चेंज आया, इनकम में मेरे पास ये चेंज आया और एक्सपेंडिचर में मेरे पास ये चेंज आया। पहले कंजम्पशन मेरा इतना था, अब मैंने इतने का चेंज कर दिया है, यहां से यहां कर दिया है, ठीक है। तो इनकम में चेंज कितने का हुआ, इनकम में चेंज हुआ, इनकम में चेंज हुआ y से y1, इतना चेंज हुआ। तो y1 से y2, ये y1 से इसको मैं y2 कर दे रहा हूं, ठीक है। तो मैंने इनकम में चेंज कितने करा, इतना y1 y2।
और कंजम्पशन में कितने का चेंज हुआ, कंजम्पशन में ये चेंज हुआ इतने का, mn mn, तो ऊपर मैंने कंजम्पशन की जगह क्या लिख दिया, mn। तो ये आपको डायग्रामेटिक, अब जो न्यू डायग्राम बनेगा वो चेंज होकर ये आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का भी समझ में जो डायग्राम है आ गया होगा, ठीक है। सो अभी हम इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ऑब्जर्व करेंगे। उससे पहले हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का डायग्राम और टेबुलर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं टेबल सेविंग कर्व का, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का टेबल देखते हैं। तो वही चीज, इनकम हमारी बढ़ेगी तो इनकम के बढ़ने से हमारी सेविंग्स भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। हम यहां से भी निकाल सकते हैं, हमारे पास वही है, जीरो इनकम, कंजम्पशन 40, तो सेविंग क्या हो जाएगी, -40, ठीक है। इनकम 100, कंजम्पशन 120, तो -20। तो ऐसे करते करते आपकी सेविंग लाइन ड्रॉ हो गई। अगर हमको सेविंग निकालना है, मतलब एपीएस निकालना है, तो एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन में वाई। तो किसी भी एक पॉइंट पर, मान लो मैंने इस पॉइंट पर 300 की इनकम पर सेविंग है 20 और इनकम है 300, तो मेरे पास 0.067 क्या आ जाएगा, एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऐसे ही हम हर लेवल पे, चाहे फर्स्ट लेवल, चाहे जीरो इनकम लेवल पे, चाहे 100 इनकम लेवल पे, या 200 इनकम लेवल पे, या 300 इनकम लेवल पे, या 400 इनकम लेवल पे, हर लेवल पे हम एपीएस निकाल सकते हैं। कैसे, सेविंग अपॉन में इनकम। ये आपको अब टेबुलर फॉर्म में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम भी देख लेते हैं साथ के साथ, वही चीज। अच्छा, जो इनकी सेविंग है, सबसे पहले आप देखोगे सेविंग कैसे है, नेगेटिव। तो ये इनकम लाइन है, ये हमारी क्या है, ये हमारी इनकम लाइन है, और ये हमारा क्या है, सेविंग है। तो सेविंग जो है सबसे पहले क्या हुआ, नेगेटिव से स्टार्ट होगा। आप देख रहे हो ये पोर्शन क्या है, नेगेटिव का पार्ट है, तो इतने पहले नेगेटिव होगा। आप देखो -40 -20, यहां से -40 -20, ये पॉइंट होगा जहां पर सेविंग क्या होगी, 0। आप देख रहे हो सेविंग 0 कहां पर होगी, इस वाले पॉइंट पर सेविंग क्या हमारी 0 है। उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारा सेविंग बढ़ेगा। तो हम अभी चेक करते हैं, हमें एपीएस निकालना है, ऐसा पॉइंट में भाई। तो सेविंग कितनी है हमारी, अगर हम चेक करेंगे हमारी सेविंग क्या है, हमारी सेविंग ये है, और हमारी इनकम क्या है, ये इनकम लाइन है। तो ये हमारी क्या है, इनकम, और ये ओआर क्या है हमारे पास, सेविंग। अभी दोबारा देखेंगे OY1 क्योंकि ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा इनकम है, तो मैंने y की जगह OY1 लिख दिया। और ये हमारी सेविंग है, तो मैंने OR की सेविंग की जगह क्या लिख दिया, OR। तो ये आपको डायग्राम से भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। सो अब हम फाइनली अपने एमपीएस की तरफ बढ़ते हैं। एमपीएस डायग्राम वही चीज, सबसे पहले इनकम में चेंज आया 0, 100, 200, 300, 400। सेविंग था कितना, -40, -20, 0, 20, 40, ठीक है। हमेशा याद रखना, ये डायरेक्ट नहीं, ये कंजम्पशन की हेल्प से निकला है, क्योंकि हमें पिछला पार्ट है हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वहां की हेल्प से हमने सेविंग निकाल लिया। अब हमें पता है इनकम में तो चेंज 100 का हुआ है, कि 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। यहां तो क्या हुआ है, 100 का चेंज हुआ है। बट अगर हम बात करें डेल्टा सेविंग, चेंज इन सेविंग में अगर आप देखोगे -40 से -20 हुआ, तो 20 का इंक्रीज हुआ। कितने का इंक्रीज हुआ, 20 का इंक्रीज हुआ। -20 से 0 हुआ तो क्या हुआ, 20 का इंक्रीज हुआ। 0 से 20 हुआ तो 20 का इंक्रीज हुआ। 20 से 40 हुआ तो 20 का इंक्रीज हुआ। तो हमने निकाल लिया डेल्टा वाई में 100, डेल्टा एस में 20। तो अगर फॉर्मूला पुट करना है तो आप बड़े ध्यान से देखो एक बार, यहां पर फॉर्मूला यहां पर मैं बताऊं, जैसे एमपीएस का फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। अब किसी भी पॉइंट पे, मान लो किसी भी हर पॉइंट पर आपका जो चेंज इन सेविंग है 20, या डेल्टा सेविंग है 20 और डेल्टा वाई 100, तो 20 अपॉन में 100। तो हर लेवल पे जो हमारा सेविंग होगा या एमपीएस होगा वो 0.20 होगा। हर लेवल पे आप चेक करोगे, हर लेवल पे 20 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेविंग 20 है और कंजम्पशन 100। सेविंग 20 है और जो इनकम है, चेंज इन सेविंग 20, चेंज इन इनकम 100। तो इस तरीके से आपका ये आ गया है चेंज इन एमपीएस आ गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम बात करते हैं अपने
इसके डायग्राम की। तो डायग्राम में सबसे पहले आप देखोगे ये हमारे लिए क्या है, ये हमारी इनकम लाइन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारी सेविंग है। सबसे पहले हमारी सेविंग यहां से स्टार्ट हुई, यहां गई है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमारी सेविंग ये थी और हमारा इनकम ये था, ये इनकम था और ये हमारा क्या था, सेविंग था और ये इनकम था, ठीक है। सेविंग में चेंज होकर ये हो गया, सेविंग में कितने का चेंज हुआ, आरपी। सेविंग में कितना का चेंज हुआ, आरपी। तो अगर आप देखोगे सेविंग में जो चेंज हुआ है वो आरपी का चेंज हुआ है। मैं इसको बता देता हूं, जो फॉर्मूला ये होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई या चेंज इन वाई। तो सेविंग में चेंज हुआ है कितने का, आरपी, और इसमें चेंज हुआ है y1 y2, ठीक है। कैसे y1 y2, यहां देखोगे सेविंग में इतने का, सेविंग में कितने का, सॉरी इनकम में इतने का चेंज हुआ है, क्योंकि पहले इतनी इनकम थी, अब यहां से इतनी इनकम हो गई, तो इनकम में इतने का चेंज हुआ और सेविंग आप देखोगे यहां से इस पॉइंट पर आ गया, तो हमारे पास सेविंग में ये चेंज हुआ। तो हमने फॉर्मूले में क्या लिखा, एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस की जगह मैंने क्या लिखा, आरपी ये, और इनकम में इतने का चेंज हुआ। तो आई होप आपको एपीसी, एपीएस क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, उसके टेबल के साथ, उसके डायग्राम के साथ हमने अच्छे तरीके से कर लिया है। ऐसे ही जो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, विद टेबुलर प्रेजेंटेशन विद डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे कि इनसे क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है। उसके लिए मुझे थोड़े थोड़े से इनको रफ करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर इनको रफ कर देता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ठीक है। मैं क्या कर देता हूं, इनको थोड़ा सा रफ कर देता हूं यहां से ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। तो मैं इसके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवाते चलता हूं कि क्या क्या हमने इसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करी है, ठीक है। सो बड़े ध्यान से देखना आप इसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। तो चलो सबसे पहले हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का ही देखेंगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम। ये हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट यह है, किसी एपीसी इज मोर देन वन, एपीसी इज मोर देन वन। मेरे को बताओ एपीसी एक से ज्यादा कब होगा, एपीसी एक से ज्यादा तब होगा जब आपकी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगी। बहुत ध्यान से सुनना, एपीसी इज मोर देन वन कब होगा, व्हेन, इसको लिख देते हैं, when consumption is more than income, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा जब हमारा एपीसी इज मोर देन वन, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन वन, जब व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको मैं समझा भी देता हूं। देखो यहां पर क्या है, यहां तक अगर आप देखोगे तो कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है, तो एपीसी क्या आ रहा है आपका, एपीसी हमारा एक से ज्यादा आ रहा है। अब आपको मैंने पॉइंट्स भी लिखा दिए और डायग्राम में टेबुलर फॉर्म में समझा भी दिया है। दूसरा पॉइंट हमारा होगा, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, एपीसी इज वन। एपीसी वन कब होगा, एपीसी वन तब होगा जब कंजम्पशन और इनकम क्या होगी, बराबर होगी। कंजम्पशन और इनकम क्या होगी, दोनों जब बराबर होगी तो एपीसी क्या हो जाएगा, वन। आप थर्ड पॉइंट में देखो, जब कंजम्पशन और इनकम बराबर है तो एपीसी कितना हो गया है, वन हो गया है, ठीक है। तो स्पेस के लिए मैं पहले यहां पर इसको लिख देता हूं, ठीक है। स्पेस का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं इसको इस साइड लिख देता हूं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड पॉइंट हमारे पास, थर्ड पॉइंट होगा एपीसी इज लेस देन वन, एपीसी इज लेस देन वन। एपीसी लेस देन वन कब होगा, जब हमारे पास इनकम ज्यादा होगी और कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा।
जब इनकम ज्यादा होगी और कंजम्पशन कम होगा तो एपीसी इज लेस देन 1। आप यहां देखोगे इनकम यहां पर क्या है, ज्यादा है और कंजम्पशन हमारी कम है, तो एक से कम वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम, एपीसी फॉल्स विल इंक्रीज इन इनकम। कह रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एपीसी फॉल होगा। तो चेक कर लेते हैं हम, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है, आप देखो आपका एपीसी क्या हो रहा है, पहले इन्फिनिटी था, 1.2 हुआ, 1 हो गया, 0.933, 0.90। इट मींस जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका एपीसी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट भी, ये सिर्फ फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, कह रहा है एपीसी कैन नेवर बी जीरो। कह रहा है एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि वो एपीसी जीरो होने के लिए क्या चाहिए, इसको ध्यान से समझना। एपीसी जीरो होने के लिए सबसे पहले एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। ठीक है, सी अपॉन में वाई। तो एपीसी जीरो होने के लिए क्या चाहिए भाई, जो ऊपर वाली है कंजम्पशन अगर जीरो होगा तो एपीसी जीरो हो जाएगा। ठीक बात है, मगर मुझे बताओ क्या कंजम्पशन जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। हमने पूरे डायग्राम में यही देखा है, कंजम्पशन हमारी जीरो नहीं हो सकती, इनकम हमारा जीरो हो सकता है, क्योंकि आप जीरो इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे। इसलिए इसने कहा कि एपीसी आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब हमें इसका पॉइंट करना है। इसके पॉइंट के लिए हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, आपने आई होप इसको आपने उतार लिया होगा। तो मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का डायग्राम मिटा लेता हूं और इसके लिए मुझे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। सबसे पहले लिखते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हम क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ एमपीसी बिटवीन बीडब्ल्यू बिटवीन 0 एंड 1। हमेशा याद रखना जो एमपीसी की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगी। यहां पर भी देख लो आप कितनी है इसकी वैल्यू, 0.8 है, 0.8, 0.8, 0. इसकी कभी भी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो भी इनकम होगी आप मैक्सिमम क्या कर लोगे, देखो कह रहा एमपीसी की अगर आपने फॉर्मूला यह है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। अगर आपकी इनकम में 100 रुपए का चेंज आया, मान लो आपकी इनकम 100 से 200 हो गया, 0 से हो गई, तो आपका कंजम्पशन अगर मान लो 100 से बढ़ा है तो कंजम्पशन भी मैक्सिमम आप 100 रुपीज का ही बढ़ाओगे। इट मींस मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। या मान लो आपकी इनकम 100 रुपए बढ़ी है, ठीक है, या मान लो अपनी इनकम 100 रुपए बढ़ी है, आपने कंजम्पशन में कुछ भी चेंज नहीं करा, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 0। आंसर कितना आएगा, 0। इट मींस इसलिए एमपीसी की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, सो अब दूसरा पॉइंट है एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन रिच। देखो क्या कह रहा है, एमपीसी का जो पुअर पर्सन है उनका जो एमपीसी हुआ ना वो रिच से ज्यादा होता है। वो समझते कैसे रिच से ज्यादा होता है, देखो यहां पर मान लेते कोई रिच पर्सन है और यहां पर मानते कोई पुअर पर्सन है। ठीक है, रिच की इनकम है मान लेते हैं 1 लाख पर मंथ है, ठीक, 1 लाख पर मंथ। पुअर की इनकम है 10,000 पर मंथ। ठीक है, क्योंकि जो आज का टाइम है उसको अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए, पुअर को अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए कम से कम नहीं तो 7-8 हजार रुपए, मतलब हम ये मान लीजिए अगर 8 हजार रुपए ये खर्च कर दे रहा है, कंज्यूम कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये कितना परसेंट, 80% क्या कर दे रहा है, कंज्यूम कर रहा है। और अमीर अगर अपनी इनकम का 50,000 भी खर्च कर दे रहा है, ये अपनी इनकम का 50,000 भी खर्च कर दे रहा है, तो भी इसने अपनी इनकम का कितना खर्च करा, 50%। इट मींस पुअर पर्सन ने ज्यादा परसेंटेज खर्च करा अपनी इनकम का इन कंपैरिजन टू रिच पर्सन। इसलिए ऐसा कहा जाता है जो
पुअर का जो पुअर पर्सन है उसका एमपीसी है जो वो ज्यादा होगा किससे, रिच से। ठीक है, अब कह रहा है एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। इसको समझो, कह रहा है जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा आपका जो एमपीसी है वो कम होगा। अब इसको समझते हैं कैसे होता है। ऐसे देखो ये ऐसे होता है, क्या आपकी इनकम 100 से 200 बढ़ी तो आपका, चलो स्टार्टिंग में तो हम मानते हैं अगर 100 से 200 बढ़ी तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, बट इनकम जितनी बढ़ेगी हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप कंजम्पशन भी उसी रेशियो में बढ़ाए, क्योंकि एक लिमिट ऐसा आएगा कि आपकी कंजम्पशन मतलब जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो पूरा हो जाएगा, बट इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन आपका बढ़ेगा बट इनकम के कम रेशियो में बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं जैसे जैसे हमारा एमपीसी बढ़ेगा, हमारा जो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा हमारा एमपीसी क्या होगा, फॉल होगा। तो आपको दो जो हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमने देख ली, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से भी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से भी। अब हम देखेंगे हमारे पास ऑब्जर्वेशन किसका, एपीएस का। एपीएस का ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन एपीएस का हमारे पास है, मैं लिख लेता हूं ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यही है हमारे पास। मुझे बताओ एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। तो क्या कभी एपीएस 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है, फॉर्मूला देखो, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस इक्वल टू एस अपॉन में वाई। क्या जितनी इनकम होगी आप पूरा का पूरा सेव कर लोगे? मान लो 100 रुपए इनकम है तो क्या पूरा का पूरा इनकम सेव कर लोगे? नहीं कर सकते। इसका मतलब ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, और ऐसा पॉसिबल होने पर ही 1 हो सकता है। इसलिए ना तो आप पूरी की पूरी इनकम सेव कर सकते हो ना उससे ज्यादा सेव कर सकते हो, तो एपीएस कभी भी 1 नहीं आ सकता। तो आप पहला पॉइंट समझ चुके हो। दूसरा पॉइंट है हमारा, एपीएस कैन बी 0। यस, एपीएस 0 हो सकता है। कैसे? मान लो एपीएस का फॉर्मूला है एस अपॉन में वाई। इनकम है आपकी 100, सेविंग हो सकता है 0, बिल्कुल हो सकता है। भाई आपने पूरी इनकम को कंज्यूम कर दिया, सेव करा नहीं, सेव नहीं करोगे तो एस सेविंग 0 जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। तो आपका एपीएस क्या होगा? 0। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा प्रूफ हो गया कि एपीएस 0 हो सकता है। थर्ड पॉइंट, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1 और लेस देन 1। ठीक है, सो हमने थर्ड पॉइंट देखा हमारे पास। हमारा एपीएस कैसे हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। जो ये हमारा पॉइंट है यहां पर क्योंकि सेविंग हमारी नेगेटिव है, तो मुझे बताओ अगर सेविंग आपकी नेगेटिव है तो क्या एपीएस नेगेटिव आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो कैसे, एपीएस है एस अपॉन में वाई, सेविंग हमारी कितनी है? सेविंग -20, ये है 100, तो इट मींस हमारे पास आ गया -0.20। तो क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। तो हमने अपना थर्ड पॉइंट भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट अपने नीचे लिखेंगे इसी का ही। इसको डायग्राम को हमें मिटाना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट होगा हमारे पास, एपीसी राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, विद इंक्रीज इन इनकम। भाई जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका सेविंग भी बढ़ेगा, और अगर आपका सेविंग बढ़ेगा तो आपका एपीएस भी बढ़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपका सेविंग भी बढ़ रहा है और आपका एपीएस भी। पहले नेगेटिव था, -0, 0.06, 0.1। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका क्या बढ़ रहा है? सेविंग भी बढ़ रहा है और आपका एपीएस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट तो हमारे हुए एपीसी के, जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे। अब हम ऐसे ही कुछ दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एमपीएस के कर लेते हैं। चलो 1 by 1 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। अगर आप देखोगे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये हुआ, एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 and 1।
ये हमेशा किसके बीच में होगा, ये 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि जो सेविंग है और कंजम्पशन वो एक ही इनकम का ही फंक्शन है, तो इसलिए जो एमपीएस है वो 0 से 1 के बीच में होगा। अगर आपकी इनकम में 100 रुपए का चेंज हुआ है, तो या तो आप पूरा का पूरा क्या कर लोगे, कंज्यूम कर लोगे, या पूरा का पूरा सेव कर लोगे। तो इसलिए एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। एमपीएस ऑफ रिच इज मोर देन पुअर। कह रहा भाई जो एमपीसी, जो रिच का एमपीसी है ना, वो ज्यादा होगा पुअर के एमपीसी से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिच की सेविंग करने की कैपेसिटी है, क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है रिच की, तो वो सेविंग भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। इसलिए एमपीसी ऑफ रिच होगा हमेशा, एमपीसी जो रिच पर्सन है उसका एमपीएस ज्यादा होगा पुअर से। सो इस तरीके से हमने इसका डेफिनेशन मीनिंग समझा, इसका हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन देखा, इसका हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखा, और इस सबों का हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखा, और बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरा जो टाइप्स ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, और टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव हमने कंपैरेटिवली बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर हम इसको 1 बाय 1 करते तो शायद इतने अच्छे तरीके से हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि अब हमने डायग्राम के थ्रू, टेबल के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू, फॉर्मूलेस के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। तो आई होप आप सभी को टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी एंड रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। क्या क्या रिलेशन होगा, एपीसी एपीएस और एमपीसी एमपीएस। सबसे पहले हम रिलेशन बिटवीन देखेंगे एपीसी एंड एपीएस में। सबसे पहले आप मुझे बताओ एक इक्वेशन, क्या मैं y इक्वल टू सी प्लस एस लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। इसको प्रूफ भी कर देते हैं। अगर मेरे पास 100 रुपए की इनकम है, तो अगर मैंने 70 रुपये कंज्यूम कर दिया है, तो 30 रुपये मेरे पास क्या होगा, सेविंग होगा। इट हेंस ये जो इक्वेशन है ये क्या हो गई, प्रूफ हो गई है। ये 100 और इसका मतलब जो इनकम होती है वो सी प्लस एस के इक्वल होती है। ठीक है, अब मैं डिवाइड बोथ साइड बाई वाई, मैं बोथ साइड क्या करूंगा, वाई से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, दोनों साइड। तो यहाँ वाई अपॉन में वाई, यहाँ सी अपॉन में वाई, और यहाँ एस अपॉन में वाई। ठीक है, सो वाई से वाई कट गया, तो यहां पर आंसर हो गया 1। सी अपॉन वाई का अभी हमने पीछे देखा है, सी अपॉन वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, ए पी सी, और एस अपॉन वाई को ए पी एस। तो अभी हमने देखा क्या रिलेशन होता है, रिलेशन ये होता है एपीसी और एपीएस का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, किसके 1 के इक्वल होता है। इट मींस अगर मुझे ये 0.8 दे रखा है, तो मेरे को एपीसी निकालना होगा, तो ये इसका मतलब ये क्या होगा, ये 0.2 होगा। तो हैंस ये प्रूफ हो गया है कि इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, एपीसी प्लस एपीएस 1 के इक्वल होता है। अगर मुझे इससे कुछ और फॉर्मूले बनाने हो, जैसे अगर मेरे को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, एपीसी इक्वल टू, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एपीसी इक्वल टू 1 माइनस एपीएस। क्या कर दिया मैंने, कुछ नहीं, मैंने 1 में से एपीएस को लेफ्ट साइड कर दिया, तो एपीसी इक्वल टू 1 माइनस एपीएस। या मेरे को ऐसे एपीएस निकालना है, तो एपीएस में कैसे निकालूंगा, 1 माइनस एपीसी, 1 माइनस एपीसी। तो आई होप ये आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ये आपके अभी जाकर जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो बहुत इजी भी है। तो आई होप ये आपको समझ में आ भी गए होंगे। सेम ऐसे ही अगर ये डेल्टा वाई इक्वल टू सी प्लस एस है, तो एक इक्वेशन होती है डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। इसको भी पहले एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। अगर मेरी इनकम में 100 रुपए का चेंज हुआ है, मान लो मेरी इनकम 100 से बड़ी है, तो मैक्सिमम अगर मैंने
कंजम्पशन में 50 का चेंज करा है, तो सेविंग में मेरी कितने का चेंज आएगा? 50 का ही चेंज आएगा। भाई दोबारा से ध्यान से देखो, अगर मेरी इनकम क्या थी, देखो मेरी इनकम थी 0 से 100 हो गई है, कितने का चेंज हुआ? 100 का चेंज हुआ। तो जो मेरी इनकम में चेंज होगा ना, मेरी इनकम में 100 रुपए का चेंज होगा। अगर मैंने यहाँ पे 50 रुपए का चेंज करा है, तो यहाँ पर भी कितने का चेंज होगा? 50 रुपए का ही चेंज होगा। ठीक है, तो हैंस ये भी इक्वेशन प्रूफ हो गई। तो मैं क्या करता हूं, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा वाई। डेल्टा वाई से मैं बोथ साइड को डिवाइड कर देता हूं, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई प्लस में डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, ये वाई से वाई कट जाएगा, ये आ गया वन आंसर। अभी हमने पीछे देखा था डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला होता है? एमपीसी का। और डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला होता है? एमपीएस का। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया, हमें यह भी पता चल गया कि क्या रिलेशन है एमपीसी और एमपीएस का, कि इन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। और मैं क्या, अगर मुझे एमपीसी निकालना है, तो अगर मैं 1 में से एमपीएस लेस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एमपीसी मिल जाएगा मुझे। ऐसे ही मुझे अगर एमपीएस निकालना है, तो 1 में से एमपीसी लेस कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? एमपीएस। मतलब इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। सो ये छोटा सा जो रिलेशन था, ये आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट छोटे से टॉपिक पर आते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो अभी हमें करना है इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है? C इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई। ठीक है, बी वाई, जहां पर C मीन्स होता है कंजम्पशन फंक्शन। C मीन्स क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन। C बार होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? जब हमारी कंजम्पशन क्या होती है? जीरो इनकम पे कंजम्पशन होती है। मान लो जीरो इनकम पर कुछ भी जो कंजम्पशन है, उसी को मैं क्या कहता हूं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एमपीसी से। बी क्या होता है हमारा? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? एमपीसी। और वाई हमारी होती है इनकम। वाई क्या होती है हमारी? इनकम। तो ये हमारी इक्वेशन होती है, इसको अब हम फॉर्मूले के साथ प्रूफ करके देखते हैं। हमने एक टेबुलर फॉर्म में हम वो लिख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। जैसे हमारे पास टेबल है, ये हमारी इनकम है 0, 100, 200। हमारे पास कंजम्पशन है 40, 120 और 200, 300 और 280। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। हम C की वैल्यू, Y की वैल्यू पुट करके क्या करेंगे? C की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलो हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, क्या इक्वेशन जो हमने बनाई है वो ठीक है या नहीं है। सबसे पहले मुझे बताओ, देखो हमने कंजम्पशन का फंक्शन लिखा C बार अपॉन में बी वाई। ठीक है, सबसे पहले मैं इनकम लेता हूं 0। मैंने इनकम कितनी ली? 0 ली है। ठीक है, अच्छा इसमें आपको दो चीज और होंगी। वाई गिवन है, सी बार भी आपको गिवन है, और बी की वैल्यू जो कि वो क्या होता है? एमपीसी, वो भी कितना था? 0.8 गिवन होगा। और एमपीसी कैसे निकालते हैं आपको पता है? एमपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। क्योंकि ये क्वेश्चन हमें पहले हमने डायग्राम और टेबल बना के करा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट एमपीसी की वैल्यू कितनी लिख ली? 0.8। तो मैं इक्वेशन में पुट करता हूं। सबसे पहले सी बार क्या होता है चेक करते हैं। सी बार क्या होता है? सी बार होता है जब जीरो इनकम पे जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उसी को कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो जीरो इनकम में आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो? 40। तो ये आपकी क्या होगी? ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन 40, ये ठीक है। अच्छा बी कितना है? बी है 0.8 और इनकम हमने कितने अज्यूम करी है? इनकम करी है 0 अज्यूम। तो 40, 0.8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो इट मींस 40। इसका मतलब मेरी जीरो इनकम पे कितना है? 40 है। तो शायद थोड़ा सा भी आपको डाउट होगा, तो दूसरे पॉइंट में देख लेते हैं हम। मान लो अब दूसरा पॉइंट है,
दूसरे पॉइंट में आपने इनकम लिया है कितना, 100 ले लेते हैं इनकम, ठीक है। तो चेक करते हैं इक्वेशन में, इक्वेशन हमारी सी बार प्लस में बी वाई, सी बार कितना है 40 है, बी हमारा 0.8 और इनकम इस बार हमने कितना लिया है 100 लिया है। तो चेक कर लेते हैं 40, ये हो जाएगा 80। तो इसका मतलब इस बार आपका कंजम्पशन कितना होगा, अगर आपने 100 रुपए इनकम लिया है तो आपकी कंजम्पशन है 120 और आपकी कंजम्पशन है 120 ली है। इट मीन्स ये प्रूफ हो गया है कि कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन ये होती है और हमने इसको फॉर्मूले में रखकर भी कर लिया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो इसकी हेल्प लेनी हमें पड़ेगी। ऐसे ही सेम हम सेविंग फंक्शन देखते हैं। सेविंग फंक्शन होगा हमारे पास माइनस सी बार प्लस में 1 माइनस बी वाई, ठीक है। पहले वही चीज, एस का मतलब होता है सेविंग फंक्शन, सी बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, वन माइनस बी का मतलब यहां पर होता है एमपीएस। क्या होता है एमपीएस, 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस और वाई का मतलब होता है आपकी इनकम, ठीक है। तो ये होता है आपका जो भी हमने वैल्यू रखी थी। अब इसको टेबल के साथ चेक करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाते हैं, उसके साथ प्रूफ करेंगे। मान लो आपकी इनकम है 0, 100, 200, 300, आपका कंजम्पशन था कितना 40, 120, 200 और 280। तो सेविंग हमारी कितनी आ गई थी -40, -20, 0, 20, ठीक है जी। अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। हमारे पास पहले हम क्या लेते हैं, इनकम हम लेते हैं 0, इनकम 0 पे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इनकम 100 पे कैलकुलेट करेंगे और फिर थर्ड हम इनकम 200 पे कैलकुलेट करेंगे। तो तीनों पे चेक करेंगे। अगर 0 इनकम रख रहे हैं तो सेविंग -40 आनी चाहिए, इनकम अगर 100 रख रहे हैं तो सेविंग -20 आनी चाहिए, इनकम अगर 200 रख रहे हैं तो सेविंग हमारी 0 आनी चाहिए। चेक करते हैं। तो सेविंग फंक्शन है माइनस सी बार प्लस में 1 माइनस बी वाई। तो सी बार हमने कितना लिया था, सी बार मतलब वही माइनस और सी बार था हमारा 40, ठीक है। हमने देखा था पिछले इक्वेशन में सी बार कितना है 40 है। अच्छा 1 बी तो हमें पता था 0.8 है और इनकम कितनी यहाँ पर, इनकम है 0। तो यहां देखो इस वाली इक्वेशन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब -40, क्योंकि क्या गया -40। इट मीन्स हमारा अगर हम इनकम 0 रखेंगे तो हमारा जो सेविंग है वो -40 आ जाएगा, हमारी इक्वेशन ठीक है। दूसरा यहां पर सेम चीज, सेविंग फंक्शन लिखा पहले मैंने 1 माइनस बी वाई, सेविंग है मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन 40, 1 माइनस बी है 0.8 और वाई इनकम इस बार मैंने लिया 100, तो ये लिखा मैंने -40, ये हो जाएगा मेरे पास 0.2। अगर मैं 1 में से 0.8 लेस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.2, तो 0.2 इंटू 100। अभी पॉइंट हटाकर मैं नीचे एक 0 लगा दूंगा, 0 से 0 कट गया तो ये -40 प्लस में 20, क्योंकि 2 इंटू 10 20, तो आंसर आ गया -20, क्योंकि माइनस का 40 है और प्लस का 20 है, माइनस की बड़ी वैल्यू है तो -20। इट मीन्स आपका सेकंड भी ठीक है इक्वेशन, इसका मतलब ये परफेक्ट इक्वेशन है। अगर हमें डाउट है तो हमें एक इक्वेशन में और चेक कर लेते हैं। हमारे को इक्वेशन पहली इक्वेशन लिखते हैं x इक्वल टू -c बार प्लस में 1 माइनस बी वाई। तो अब क्या करते हैं, यहां तो मैंने -40 रखा प्लस 1 माइनस बी की जगह 0.8 और y हो गया हमारे पास 200, तो हमने लिखा -40, ये 1 में से 0.8 लेस करेंगे 0.2 इंटू में 200। पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे 0 लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो यह -40 और 2 2 4, ये जाएगा 40, तो -40 से +40 कट जाएगा। यहाँ पर हमारी सेविंग कितनी रहेगी 0। जब हमने इनकम 200 ली तो हमारी सेविंग कितनी है 0। इट मीन्स जो हमने कंजम्पशन फंक्शन देखा सी बार प्लस में बी वाई, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है और ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हेल्प करेगा। एज इट इज जो हमारी सेविंग फंक्शन है माइनस सी बार प्लस में 1 माइनस बी वाई, ये भी हमारी इक्वेशन परफेक्ट है और ये भी हमें आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत हेल्प
करेगा। नाउ अब हम अपना नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे जो है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो समझते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता क्या है। बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में, बहुत सरल भाषा में इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम करते हैं किस लिए, ताकि हमारे जो कैपिटल असेट क्या हो पाए, इंक्रीज हो पाए, क्रिएट हो पाए या इंक्रीज हो पाए क्या, न्यू कैपिटल असेट। जैसे कोई भी फर्म या गवर्नमेंट खर्चा करती है बिल्डिंग बनाने में, मशीन लेने में या फिर इक्विपमेंट लेने में, तो खर्चा तो कर रही है, बट इससे क्या हो रहा है, फर्म का न्यू कैपिटल असेट जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, एडिशन हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। एक बात, सिंपल सी बात, तो आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन वो खर्चा होता है कि जो करा जाता है किस लिए, वो खर्चे का रहता है क्रिएशन करने के लिए या बढ़ाने के लिए, किस चीज को, न्यू कैपिटल एसेट। किसी भी फॉर्म में हम नया खर्चा करेंगे कि मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद लिया, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा नया जो कैपिटल एसेट होता है वो इंक्रीज होता है। तो देखते हैं, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। मतलब ये खर्चा करते हैं हम ताकि क्या हो सके, क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। जैसे हमने खर्चा करा मशीन को खरीदने में तो नया कैपिटल एसेट इंक्रीज हो जाएगा, बिल्डिंग पे खर्चा करा खरीदने में तो नया कैपिटल एसेट इंक्रीज हो जाएगा, या इक्विपमेंट करेंगे तो भी नया क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट इंक्रीज हो जाएगा। अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है हमारे पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि प्रॉफिट पर्पस से किया जाता है, और जैसे इनकम बढ़ेगी, वो डायरेक्टली इनकम से रिलेटेड होता है, जैसे इनकम बढ़ेगी आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बट अगर हम बात करें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होता है, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, ना इसमें इंक्रीज होता है ना इसमें डिक्रीज होता है, ये कांस्टेंट रहता है, इसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है। जनरली ये वाले जो इन्वेस्टमेंट है ये प्राइवेट फर्म्स करती है, क्योंकि उनका प्राइवेट फर्म्स का जो मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। बट जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो जनरली देखा गया है गवर्नमेंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को इकोनॉमी को स्टेबल रखना होता है, तो वो जनरली गवर्नमेंट करती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो हम इसका डायग्राम देखते हैं, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू वो इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, जो किस पर डिपेंड होता है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पे, एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल। भाई जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, देखो आपकी इनकम बढ़ी, आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, आपकी इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बढ़ गया। बट यही आप देखें, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इफेक्टेड बाई चेंज इन इनकम। इनकम में जितना मर्जी चेंज हुआ है, ये चेंज इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती, एंड इज नॉट इंड्यूस्ड सोनली बाय द प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। तो जहां प्रॉफिट होता है तो आप क्या करोगे, पैसा और लगाओगे, जहां आपको प्रॉफिट नहीं है तो आप सेम रखोगे। तो बताया गया इट इज जनरली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वो प्राइवेट सेक्टर्स को होता है। आप देखोगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिक्स है, कांस्टेंट है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि अगर इनकम बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, या इन्वेस्टमेंट कम होगी और इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। सो आपको ये जो छोटा सा टॉपिक था इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक आ गया है जो है हमारा एक्स एंटे सेविंग, एक्स पोस्ट सेविंग, या एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो इनको वन बाय वन हम समझते हैं कि एक्स एंटे सेविंग क्या होती है। तो बात होती है ये कि एक्स एंटे सेविंग वो सेविंग होती है जो हाउस होल्ड क्या करता है, प्लान करता है कि हम इस लेवल पर, इस लेवल ऑफ इनकम पर इतना इतना सेव करेंगे। एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो ये इनकम है, ये हमारी सेविंग है, 0, 100, 200, 300। तो प्लान करा था अगर 100 रुपए इनकम होगी तो हम 10 रुपीज सेव करेंगे, 200 होगी तो हम 30 रुपीज सेव करेंगे, 300 होगी तो हम 50 रुपीज सेव नहीं करेंगे। हमने प्लान करा था हम इतना सेव करेंगे, प्लान बना रहे हैं,
और जो एक्स पोस्ट सेविंग होता है कि एक्चुअल सेविंग कितनी हुई। हमने प्लान तो करा था हम 10, 20, 30 का करेंगे, बट हमारी सेविंग एक्चुअल से जो सेविंग हुई, जो एक्चुअल सेविंग हुई वो हुई, फॉर एग्जांपल ये 10 की करी थी, ये हुई 8, ये 30 की करी थी, ये हुई 25, ये 50 की करी थी, ये हुई 40। एक्स एंटे सेविंग वो सेविंग होती है जो हाउस होल्ड प्लान करता है कि हम इतना सेविंग करेंगे, बट एक्स पोस्ट सेविंग होता है कि जितने एक्चुअल में सेविंग हुई है। तो रीड करते हैं, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में जितना भी सेव करने का प्लान करा है उसको कहते हैं एक्स एंटे सेविंग, और एक्चुअल में जितना, इट रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग। एक्चुअल सेविंग जितनी करी इकोनॉमी में हर डिफरेंट लेवल पर, उसको कहते हैं हम क्या, एक्स पोस्ट सेविंग। अब हमारे पास सेम ऐसे ही आया था एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो फर्म प्लान करती है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कि हम इतना इतना इन्वेस्ट करेंगे। जैसे भाई इनकम ने फर्म ने सोचा था कि हमारे पास अगर इनकम हमारी 10 समझने के लिए 1000 होगी, 2000 होगी, 3000 होगी, ठीक है। अगर 1000 होती तो ये 200 इन्वेस्टमेंट करते, अगर 2000 होती 400 इन्वेस्टमेंट करते, अगर 3000 होती तो 600 इन्वेस्ट करते। ऐसा इन्होंने क्या करा था, प्लान करा था। बट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुई थी, जितनी उनकी इनकम थी उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कितनी कर पाए, वो कर पाए 150, 300 और 450। मतलब इन तीनों में से कोई एक ही लेवल होगा जो वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोबारा से एक बार रीड कर लेते हैं, एक्स एंटे सेविंग होता है कि जितना हाउस होल्ड प्लान करते हैं डिफरेंट लेवल पर एक इकोनॉमी के अंदर, और एक्सपो सेविंग होता है जितना उन्होंने एक्चुअल में सेव करा। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट होता है जितना फर्म ने प्लान करा कि एक इकोनॉमी के अंदर हर डिफरेंट लेवल पे हम इतना सेव करेंगे, और एक्सपो सेविंग होता है जितना फर्म ने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट किया। सो आई होप ये टॉपिक के साथ साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आप हमें और मोटिवेट करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि हमारी वीडियोस और भी आते रहे, तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।